डी.एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे एमपी के 201 से लेकर 250 तक के 50 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ की, और ये है पार्ट 5 और एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारा ये पूरी तरह से 100% एक्यूरेट है, कोई भी इसके अंदर गलती नहीं है। सारे फैक्ट्स जो हैं काफ़ी जांच परखने के बाद ही आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बात करेंगे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और जांच सकते हैं आपका स्तर परीक्षा में क्या है और वर्तमान में आपको कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है dkppsc.com और यहाँ पर आपको 10 टेस्टों की पूरी सीरीज़ मिलेगी और ये अवेलेबल है उन 50 रुपये में पहली एक टेस्ट के लिए, और 399 के अंदर पूरी फुल टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल होगी। तो आप इसे ज्वाइन ज़रूर करें। वीडियो की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो प्रश्न है आज का, भरोतिया किस जनजाति की उपजाति है। देखिए फिर मैं बता दूं आपको, जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। तो क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भारत की सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में विशेष कर इनसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, भरोतिया किस जनजाति की उपजाति है, तो ये बेगा जनजाति की उपजाति है भरोतिया। भरोतिया और नरोतिया इस तरह की 2-3-4 जनजातियां हैं जो बेगा से संबंधित है। अगली जनजाति की बात करें तो पटलिया जनजाति किस जनजाति की उपजाति है, तो ये भील की उपजाति है। भील जनजाति की उपजाति है पटलिया। महू किस नदी के तट पर स्थित है। महू जो है शहर है इंदौर के पास में और ये स्थित है चंबल नदी के तट पर, और महू में ही जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। जाना पावा पहाड़ी है महू में और यहीं से निकलती है चंबल नदी। तो जो महू है चंबल नदी के तट पर है। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर जो सबसे पहले झंडा सत्याग्रह किया गया था वो जबलपुर के अंदर किया गया था। इवन ये झंडा सत्याग्रह जो भारत के अंदर प्रारंभ किया गया था उसमें की नींव जबलपुर से पड़ी थी 1923 से पहले, क्योंकि इसकी आधिकारिक शुरुआत नागपुर से मानी जाती है। नागपुर से 1923 से मानी जाती है झंडा सत्याग्रह की शुरुआत। लेकिन इस झंडा सत्याग्रह नागपुर में मनाने से पहले जबलपुर में मनाया गया था। हुआ था ये कि यहाँ पर एक कांग्रेस के नेता आने वाले थे, उनके लिए उनके सम्मान में जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस था उसके ऊपर तिरंगा फहराया गया था। तो इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको 6 महीने की सज़ा भी हुई थी। और इसी से प्रेरित होकर फिर 1923 से नागपुर में इसको मनाने का प्रारंभ किया गया। पूरे भारत में ये कार्यक्रम मनाया गया, फिर से डबल से जबलपुर में भी इसको मनाया गया। तो इसकी नींव जो पड़ी थी पहला झंडा सत्याग्रह की वो जबलपुर से पड़ी थी। बात करें आगे, किस संभाग में 2 संभागों के मुख्यालय, किस नगर में 2 संभागों के मुख्यालय हैं, तो ये है ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर 2 संभागों के मुख्यालय, एक तो ग्वालियर का है, दूसरा चंबल का है। चंबल का जो मुख्यालय है वो भी ग्वालियर के अंदर है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि मुरैना में है, कन्फ्यूज़न है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है। चंबल मुख्यालय मुरैना में नहीं, ग्वालियर में ही है। किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर से इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है और लगातार इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो किस जिले की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, तो यह है इंदौर जिला जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। बात करें बुंदेला राज्य के संस्थापक कौन है। बुंदेला राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, खासकर जो ओरछा है, टीकमगढ़ के अंदर ओरछा जो है वहाँ का ये बहुत फेमस राज्य रहा है बुंदेला राज्य, और इसके संस्थापक थे अर्धपति साहब, अर्धपति। नेवरा नामे किस अंचल की लोक कला है। लोक चित्रकलाएँ, काफ़ी लोक चित्रकलाएँ आज की ये सीरीज हमने इसके अंदर रखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न बन रहे हैं लगातार। तो नेवरा नामे जो है
वो मध्य प्रदेश के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बघेलखंड की लोक चित्रकला। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसकी थोड़ी सी कहानी है, तो 2 मिनट में आपको सुनाना चाहूँगा। हुआ था ये, आपने वो शायद नेवले वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें एक बच्चे की उसने रक्षा की थी। उसमें क्या हुआ था, एक पालतू नेवला था एक घर के अंदर, और उसने एक बार जो घर की महिला थी वो पानी भरने के लिए बाहर चली गई, और इतने में एक सांप आ गया। तो उस नेवले ने बच्चे की रक्षा के लिए सांप को मार डाला। जैसे ही वो महिला आई, ये बाहर नेवला वहाँ घूम रहा था, तो इसके मुंह पे खून लगा हुआ था जिसने सांप को मारा था। इसने समझा इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसने उस जो घड़ा पानी का लाई थी उसके ऊपर, नेवले के ऊपर डाल दिया, वो मर गया वहीं पे। लेकिन अंदर जाके जब महिला ने देखा वो तो सांप को मारा है उसने, तो वो बहुत दुखी हुई, और तभी से फिर ये प्रथा नेवरा नामे चालू हुई है। और ये इसके अंदर बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है दीवार के ऊपर। बात करें ओझा किस जनजाति की उपजाति है, तो ओझा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जनजाति है जिसकी उपजाति है यह गोंड। गोंड मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी एक जनजाति है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। रतलाम किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न, रतलाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रतलाम जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। रतलाम चंबल नदी के तट पर है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किस सन में किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, देखिए भारत की जो आज़ादी में मध्य प्रदेश का योगदान रहा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह किया गया था ये 1930 में किया गया, और खासकर बैतूल जिले के आदिवासियों द्वारा ये किया गया था। जंगल सत्याग्रह था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह थे, आदिवासियों के द्वारा किया गया था, तो 1930 में किया गया था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तात्या टोपे जो कि 1857 क्रांति के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनको फांसी शिवपुरी के जंगलों में दी गई थी। शिवपुरी के जंगलों में, ध्यान रखिएगा, शिवपुरी के जंगलों में उनको ये फांसी दी गई थी, और ये फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। ये जो वो तिथि है जब इनको फांसी दी गई थी। अगला है जिरोती किस अंचल की लोक चित्रकला है, फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न लोक चित्रकलाओं से, तो ये है निमाड़ की। निमाड़ के अंदर जिरोती बनाई जाती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिरोती जो है दीवारों के ऊपर इसको चित्र बनाया जाता है। जो हरियाली अमावस होती है, हरियाली अमावस होती है, उसके अंदर उस दिन ये बनाया जाता है जिरोती। बात करें राजगढ़ किस नदी के तट पर है, तो राजगढ़ जो है वो पार्वती नदी के तट पर स्थित है। पार्वती नदी जो कि आष्टा सीहोर के पास से निकलती है, और चंबल की एक सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है शाह बुलबुल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। 16वां प्रश्न, वैदिक ग्रंथों में मालवा का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो वैदिक ग्रंथों के अंदर मालवा को अवंतिका के नाम से इसका उल्लेख होता है। अवंतिका, जिसको उज्जैन का भी एक और नाम है अवंतिका, तो उसी क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए वैदिक ग्रंथों में मालवा का जो नाम है उसको अवंतिका के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, तेलंगा किस अंचल की लोक चित्रकला है, तो तेलंगा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लोक चित्रकला है, और ये बघेलखंड की लोक चित्रकला है। तेलंगा में होता क्या है कि जो तिल का तेल रहता है उसके अंदर काजल डाल के और काले कलर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, तो ये तेलंगा है बघेलखंड के अंदर। अगरिया किस जनजाति की उपजाति है, अगरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपजाति है, ये गोंडों की उपजाति है, और ये खासकर जो अगरिया होते हैं लोहे का काम करते हैं, और लोहे का काम करते हैं, साथ में इनके जो देवता हैं वो लोहासुर हैं, जिनका निवास भट्टी में, यानी धधकती हुई भट्टी जो होती है जहाँ लोहा पिघलाया जाता है, धधकती भट्टी में, उसमें लोहासुर का निवास बताया गया है, और ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो अगरिया जनजाति गोंड की उप जाति है। अगला प्रश्न है 19वां के मोरते किस अंचल की लोक चित्रकला है, फिर एक और इम्पोर्टेंट ये आया है। तो जो मोरते है वो बुंदेलखंड की इम्पॉर्टेंट लोक चित्रकला है मोरते। इसके अंदर शादी विवाह के जब समय होता है तो शादी विवाह में दीवारों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों को सजाया जाता है, तो उसे मोरते कहते हैं। पंडो किस जनजाति की उपजाति, तो इम्पोर्टेंट है, पंडो है भारिया जनजाति की उपजाति। गुना किस नदी के तट पर स्थित है, तो गुना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, और ये गुना जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है।
कसाई खाना आंदोलन 1920 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? देखिए, कसाई खाना आंदोलन 1920 में ये प्रारंभ किया गया था और कसाई खाना रतौना करके एक जगह है सागर के अंदर, और यहाँ पर सागर में ये जगह है, सागर जिले के अंदर। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, जो एक प्रमुख पत्रकार थे उस समय और भारत के बहुत फेमस राइटर भी रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। हुआ था ये सागर में अंग्रेजों के द्वारा, एक सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कसाई खाना खोला जाना था, और उस कसाई खाने में लगभग 2 से 3 हज़ार जानवरों को प्रतिदिन कत्ल करने का काम किया जाता था, तो किया जाने का प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रारंभ भी हो गया था। तो उसके विरोध में फिर ये पूरा कसाई खाना आंदोलन चला था और फिर उसमें ये सरकार को ये जो कसाई खाना था ये बंद करना पड़ा था। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। कर विरोधी आंदोलन 1935 किस से संबंधित है? तो ये झाबुआ से संबंधित है, जब कर के विरोध में सरकार के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था। पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन से संबंधित हुई? तो खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है पंजाब मेल हत्याकांड। 1930 के अंदर ये पंजाब मेल जो थी उसके अंदर हत्याकांड हुआ था, जो कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। बात करें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, उसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये धूपगढ़ जो है होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले के अंदर पचमढ़ी के अंदर जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन वहाँ है और महादेव पहाड़ियों में है। तो तीनों लगातार ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये कभी पूछा जा सकता है धूपगढ़ कहाँ है या उसकी ऊंचाई क्या है, या फिर वो पचमढ़ी में है या फिर महादेव पर्वत श्रेणी में है, तो ये कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। बागली किस नदी का उद्गम स्थल है? बागली जो देवास के अंदर एक गांव है जो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है, क्योंकि चंबल का जो उद्गम स्थल है जाना पावा पहाड़ी है। महानदी जो है वो अलग जगह से निकलती है। बेतवा जो है वो निकलती है बैतूल, रायसेन के कुमरा गांव से, माफ कीजिएगा, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। प्राचीन समय में धर्मावती के नाम से जानी जाने वाली नदी जो धर्मावती के नाम से जाना जाता था, इसे चरमावती कभी कहा जाता था। धर्मावती या चरमावती इस नाम से जानी जाती थी चंबल नदी। मगनलाल बांगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मगनलाल बांगड़ी जो संबंधित है हिंदुस्तानी लाल सेना से ये संबंधित है, मगनलाल बांगड़ी, और ये प्रश्न 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है पचमढ़ी होशंगाबाद के अंदर दर्ज किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहीं पर सबसे कम तापमान पड़ता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो काफ़ी कम होती है, 80 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नदियाँ हैं उन पर बांध बनाने के कारण सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है इसी क्षेत्र के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ISFR 2015 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत के अंदर सर्वाधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ती है? तो ताप्ती नदी जो है, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा के पास से होकर गुजरती है, तो ये आंसर है इसका ताप्ती नदी। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये रचना है रसिक प्रिया, और ये केशव दास की रचना, केशव दास की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, शक, नख शेख, इस तरह से बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं और मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, ध्यान रखिएगा प्रतिशत पूछा है ना कि जनसंख्या पूछी है, तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो वो झाबुआ है। प्रतिशत में सर्वाधिक जो है वो अलीराजपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ती है? तो मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ती है, जहां ये यूपी की सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है, और दक्षिण से जुड़ती जो महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है लिली या सफेद लिली भी जिसे कहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है।
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है, और बारहसिंगा की एक जाति होती है बहुत फेमस ब्रेडरी प्रजाति, जो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में पाई जाती है। कान्हा किसली में ये पाई जाती है, और सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर ये ब्रेडरी प्रजाति बारहसिंगा की पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश बारहसिंगा राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, साथ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, मंडला जिले के अंदर ये है। बात करते हैं अगले की। तो अगला प्रश्न है ईरथ किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो जो ईरथ है वो फेमस लोक चित्रकला है निमाड़ क्षेत्र की। निमाड़ जो आप पड़ता है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, जो क्षेत्र को निमाड़ कहते हैं। तो वहाँ के विवाह के समय जो माता पूजन होता है, माता पूजन पे एक दीवार के ऊपर ये बनाया जाता है जिसको ईरथ कहा जाता है। परसवाड़ा पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? तो परसवाड़ा पठार जो है वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसवाड़ा पठार, जो कि वेनगंगा नदी यहाँ से निकलती है और सिवनी जिले के अंदर ये पड़ता है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिले में ये पड़ता है, गोपालगंज क्षेत्र लगता है यहाँ पर, सिवनी जिले के अंदर पड़ता है। और ये जो वेनगंगा का जो क्षेत्र है वो चावल के लिए बहुत फेमस है। वेनगंगा का जो अववाह क्षेत्र है वो चावल के लिए बहुत फेमस है, और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश भारत के किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। वनीकरण की सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वनीकरण के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है वो है लाल बलुई मिट्टी, जो वनों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? काली मिट्टी का पीएच मान 6.35 होता है, और ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ध्यान दीजिएगा, जो 7 से कम होती है जिसका पीएच मान वो अम्ल होता है, और 7 से प्लस जिसका पीएच मान होता है वो क्षार होता है। तो अम्लीय प्रकृति की हुई थी। 6.5 इसका पीएच मान होता है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 605। और पूर्वी पठार किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो पूर्वी पठार कहा जाता है बघेलखंड को कहा जाता है। बघेलखंड को कहते हैं पूर्वी पठार। जो शैडोल उमरिया के आसपास जो क्षेत्र पड़ता है उसे पूर्वी पठार के नाम से, बघेलखंड के नाम से जानते हैं। धूपगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न धूपगढ़ आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणियों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सतपुड़ा मेकल श्रेणियां है, और इसी के अंतर आता है धूपगढ़। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो आखिरी 2 प्रश्न है, रीवा पन्ना का पठार का एक और नाम या किस नाम से जाना जाता है? रीवा पन्ना के पठार को क्या कहते हैं? इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के कगार पर स्थित है, तो ये विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चावल मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर चावल जो है बघेलखंड का पठार है वहाँ पर उगाया जाता है, वहीं पर उत्पादित किया जाता है। तो हमारे आज के 50 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आशा है ये प्रश्न ये जो सीरीज़ है आपको बहुत पसंद आ रही, तो ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके लाइक से और आपके शेयर से, आपके कमेंट से। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कैसा लग रहा है। साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज़ जिन लोगों ने ज्वाइन की है वो ज़रूर बताएं कि उनको टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। आप हमारे वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, और यहाँ पर और 2-3 वीडियो में दे रहा हूँ जिनको आप देखें, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।